Hello guys, welcome back to my YouTube channel Civil Services and Aspiration. So in this video we are going to study about class 9th polity chapter 3rd, which is electoral politics. So in this chapter we are going to discuss about the democracy and election system or the electoral system in India. So let's begin with the topic that why election, that why do we need election, हमें election की ज़रूरत क्यों है. So let us understand it by the example of Haryana. Assembly elections in Haryana. So this is a newspaper report is about the state assembly election in Haryana in 1987. जो ये newspaper की clipping है ये उस टाइम की है 1987 की जब हरियाणा में स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ था. The state had been ruled by a Congress party led government since 1982 और 1982 से ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी. एंड चौधरी देवीलाल देन एन ऑपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध मींस स्ट्रगल फॉर जस्टिस. और उस टाइम पे जो ऑपोजिशन लीडर थे उसमें चौधरी देवीलाल थे जिन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की अगेंस्ट द गवर्नमेंट विच वाज न्याय युद्ध एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी लोकदल. उनकी पार्टी का नाम क्या था? लोकदल. His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the election. और उनकी पार्टी ने और भी जितनी सारी पार्टीज थी उनके साथ मिलकर एक अगेंस्ट द कांग्रेस एक बड़ी पार्टी फॉर्म की. इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन his government would waive the loans of farmers and small business. तो इलेक्शन से पहले जब कैंपेनिंग हो रही थी तो उस टाइम जो देवीलाल की पार्टी थी जो लोकदल उनने प्रॉमिस किया था कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो जितने भी फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन के लोन है उन सबको माफ कर देगी. ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट. उन्होंने कहा था कि वो सबसे पहले यही काम करेंगे सरकार बनने के बाद. द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. और जो लोग थे वो जो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी थी उससे खुश नहीं थे. दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस और वो लोग भी अट्रैक्ट हो गए उनकी तरफ. सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड दे वोटेड overwhelmingly in favor of लोकदल and its ally. तो जब इलेक्शन हुए तो उन्होंने लोकदल पार्टी को अपनी ज्यादा वोट्स दी. लोकदल and its partner won 76 out of 90 seats in state assembly और 90 में से 76 सीट्स लोकदल और उसके अलायंस को गई. लोकदल alone won 60 seat and thus had a clear majority in the assembly. और लोकदल ने अकेले 60 सीट्स विन की थी असेंबली में और इलेक्शंस जीत गई. द कांग्रेस could win only 5 सीट्स और जबकि कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें ही मिली थी आउट ऑफ 90. Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned. जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम के उन्होंने रिजाइन कर दिया. द न्यूली इलेक्टेड member of legislative assembly of लोकदल chose देवीलाल as their leader. और जो MLAs थे उन्होंने अपने लीडर एज अ लीडर देवीलाल को चुना. द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर. और जो गवर्नर थे उन्होंने देवीलाल को इनवाइट किया टू बी द chief minister of Haryana and 3 days after the election result were declared he became the chief minister. और 3 दिन के बाद ही उन्हें chief minister बना दिया गया. As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen. और जैसे ही उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया था सारे लोन्स माफ करने का तो उन्होंने ऐसा किया. हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 ईयर और उनकी पार्टी ने 4 साल तक रूल किया स्टेट में. द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991. जो अगले इलेक्शन हुए वो 1991 में हुए बट दिस टाइम हिज पार्टी डिडंट वॉन एनी पॉपुलर सपोर्ट. लेकिन अगली बार उन्हें उनकी पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं मिला. द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. और अगली बार कांग्रेस जीती और उन्होंने अपनी सरकार बनाई. सो नाउ मूविंग टुवर्ड द अनदर टॉपिक व्हिच इज why do we need election. So it is a question for you all that why do we need election. हमें इलेक्शन की जरूरत है क्यों? So elections take place regularly in any democracy. जो इलेक्शंस है वो एक अभिन्न अंग है डेमोक्रेसी का. यानी कि अगर डेमोक्रेसी है तो इलेक्शंस होना तो कंपल्सरी है. There are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representative.
और पूरे वर्ल्ड में 100 से भी ज्यादा ऐसी कंट्री है जहां पर इलेक्शन होते हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सके। वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। और हमने पढ़ा था, मैंने भी आपको बताया था कि हर वो कंट्री जिसमें इलेक्शन होता जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन जो कंट्री डेमोक्रेटिक है उसमें इलेक्शन होना जरूरी है। सो इन दिस वे कोई भी कंट्री इलेक्शन हेल्ड कर सकती है। सो बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, इससे क्या लेना उसका इलेक्शन का, तो हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों है। सो लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। तो हम ऐसा मानते हैं कि वो डेमोक्रेसी कैसी होगी जब उसमें इलेक्शन नहीं होंगे। A rule of people is possible without any election if all the people can sit together every day and take all the decision. लोगों का रूल पॉसिबल है जब सारे लोग एक जगह बैठकर डेली डिसीजंस लें। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1, हमने चैप्टर 1 में पहले ही देख लिया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी एक साथ बैठकर डेली कोई भी डिसीजन ले सके। Nor it is possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all the matter। और ज़रूरी भी नहीं है कि सबके पास टाइम हो और सबके पास इतनी नॉलेज हो कि वो डिसीजन को ले सके। Therefore, in most democracies, people rule through their representatives. So, is there a democratic way of selecting representatives without election? तो क्या ऐसा पॉसिबल है एक ऐसा डेमोक्रेटिक वे जिसमें इलेक्शंस कराने भी ना पड़े और रिप्रेजेंटेटिव भी सिलेक्ट हो जाए। सो लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। तो अब हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे चूज किए जाते हैं, या फिर प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, या फिर कोई दूसरी जगह जहाँ पर एजुकेशन के बेसिस पे पर्सन चूज होता है। सो देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि किसको ज़्यादा एक्सपीरियंस और किसको ज़्यादा नॉलेज है। बट लेट अस से दैट पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफिकल्टीज क्लियरली। सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। और ऐसी जगह इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी। लेकिन इलेक्शंस ना करवाने पड़े और रिप्रेजेंटेटिव तो चूज हो जाएगा इस तरीके से, लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी कहलाएगी। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। और हमें कैसे पता चलेगा कि उन्हें ये रिप्रेजेंटेटिव पसंद है या नहीं। हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ पीपल। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो अकॉर्डिंग टू पीपल रूल करें। हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब ये चीज कैसे श्योर की जाए कि क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है और कौन कैसा काम कर रहा है। सो दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच people can choose their representatives at regular interval and change them if they wish to do so। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की, एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है जहां पर रिप्रेजेंटेटिव पीपल चूज करें एक रेगुलर टाइम पे, और जब मन चाहे उन्हें हटा भी सकते हैं। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। और इसी मैकेनिज्म को इलेक्शन कहा जाता है। Therefore, elections are considered essential in our times for any representatives democracy। इसीलिए इलेक्शन बहुत जरूरी है एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। हाँ, सो इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। तो इलेक्शन में जो वोटर्स होते हैं, जो वोट देते हैं, उनके पास बहुत सारी चॉइस होती हैं। दे कैन चूज हु विल मेक द लॉज फॉर देम। वो चूज कर सकते हैं कि कौन उनके लिए लॉ बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, सरकार बनाएगा, और कौन डिसीजन लेगा। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। और वही चूज कर सकते हैं कॉमन पीपल कि कौन सी पार्टी रूल करे और डिसीजन ले। So here is a question again that what makes an election democratic? ऐसी क्या चीज है इलेक्शन में, ऐसी क्या चीज है जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन करा सके।
सो इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, अलग अलग तरीकों से इलेक्शंस हो सकते हैं. ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन, बहुत सारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शन होल्ड करती है. बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस, और जबकि जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है वही वो भी कई बार इलेक्शंस हेल्ड करती है. सो हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन, तो हम उन्हें कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे. सो वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1. तो हमने चैप्टर 1 में ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप हमारे चैनल पे जाके लिंक से देख सकते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप हमारे चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं. We discussed many examples of country where elections are held but they cannot really be called a democratic election. हमने ऐसे बहुत सारे examples देखे हैं जहां पर इलेक्शंस होते हैं लेकिन उन्हें डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं कहा जा सकता. सो लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. तो हम फिर से एक बार रिवाइंड करते हैं सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी कि कैसे एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो सकता है. सो फर्स्टली that everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote have equal value. यानी कि सभी को चूज करने का राइट हो, सबके पास राइट टू वोट हो और हर वोट की एक वैल्यू हो. Secondly, there should be something to choose from, means the parties and candidates should be free to contest election. कोई भी पार्टी और कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स, और वोटर्स को भी इससे एक और नई चॉइस मिलेगी. Thirdly, the choice should be offered at regular intervals. Election must be held regularly after every few years. जो elections हैं वो भी एक रेगुलर इंटरवल पे होने चाहिए, यानी कि अगर आफ्टर 4 years होते हैं तो हर साल, अगर आफ्टर 4 years होते हैं तो हर बार आफ्टर 4 years होने चाहिए. 5 है तो 5 years बाद. So it should be regularly. And fourthly, the candidates preferred by the people should get elected. और ये चीज भी होनी चाहिए कि जो लोग जिस कैंडिडेट को लोगों ने सिलेक्ट किया है वही गवर्नमेंट फॉर्म करे. Fifth, that elections should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. और free और fair manner में elections conduct होने चाहिए. So these might look very simple and easy conditions. तो आपने अभी पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि बहुत ज़्यादा simple conditions हैं और easy हैं. But there are many countries where these are not fulfilled. लेकिन ऐसी बहुत सारी countries जहाँ पर ये सारी चीज़ें भी fulfill नहीं होती. So in this chapter we will apply conditions to the election held in our country and see if we can call these democratic election. तो अब हम discuss करेंगे about Indian electoral system. So before that, let us study that is it good to have political competition? क्या political competition create करना अच्छा होगा? So elections are thus all about political competition. तो ये चीज हमें सबको पता है, तो ये चीज हम सभी को पता है कि जो इलेक्शन है, जो इलेक्शंस है वो पॉलिटिकल कंपटीशन ही है. दिस कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं. The most obvious form is the competition among political parties. और सबसे ज़्यादा obvious जो competition है वो होता है political parties में. At the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. और एक constituency level पे ये जो election है ये बहुत सारे candidates के बीच में होता है. If there is no competition, election will become pointless. अगर competition ही नहीं होगा तो election करवाने का फायदा ही क्या होगा. But it is good to have political competition. लेकिन अच्छी बात है कि political competition. But the question is क्या अच्छा रहेगा political competition for India? So clearly an electoral competition has many demerits. मतलब merits भी हैं लेकिन उसकी कुछ demerits भी हैं. It creates a sense of disunity and factionalism in every locality. अब बहुत सारी एक लोकेलिटी में अलग अलग पार्टीज खड़ी हो रही हैं, अलग अलग सबके पर्सपेक्टिव्स हैं, तो इस तरीके से डिसयूनिटी होगी और फैक्शनलिज्म क्रिएट होगा, डिवीजन बन जाएगा सोसाइटी में.
सो यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स. तो कई बार आपने सुना होगा पीपल कंप्लेन करते हैं अबाउट द पार्टी पॉलिटिक्स. So different political parties and leaders often level allegations against one another. तो कई बार क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए एलिगेशंस लगाती हैं, झूठे एलिगेशंस लगाती हैं. एंड पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन. और कई बार बहुत गंदी ट्रिक्स खेली जाती हैं इलेक्शंस जीतने के लिए. Some people say that this pressure to win electoral fight does not allow sensible long-term policies to be formulated. कुछ लोगों का कहना है कि जो इस तरीके का इलेक्टोरल फाइट्स होती हैं ये सेंसिबल नहीं है और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए अच्छी नहीं है. बट सम गुड पीपल who may wish to serve the country do not enter this arena. और कुछ ऐसी अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज भी होती है जो इस तरीके से घुसने के लिए नहीं होती है और बल्कि वो कंट्री को सर्व करना चाहती है. They did not like the idea of being dragged into unhealthy competition. और वो नहीं चाहते कि उन्हें किसी भी unhealthy competition में धकेला जाए. So our constitution makers were aware of these problems. जो हमारे constitution maker थे उन सबको इन सब चीज़ों के बारे में, सारी problems के बारे में पता था. Yet they opted for free competition in election as the way to select our future leader. इसीलिए उन्होंने free competition elections के लिए निकाला. They did so because this system worked better in the long run. ये ऐसा क्यों किया? Because उन्हें पता था कि जो इस तरीके का सिस्टम है यही काम करेगा एक लंबी रेस के लिए. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. और आज के आइडियल वर्ल्ड में पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबको पता है कि लोग क्या चाहते हैं और लोग भी उन्हें उसी तरीके से सपोर्ट करते हैं और उन्हें मोटिवेशन मिलता है और वो इच्छा जगती है उनके अंदर कि वो कंट्री के लिए सर्व करे. सो पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड. तो आजकल के आइडियल वर्ल्ड में पॉलिटिकल कंपटीशन जरूरी नहीं है. बट दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ. लेकिन कहने की बात कुछ और रियलिटी कुछ और होती है. सो इट इज लाइक दैट. एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, like all professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो मोटिवेट होते हैं कि वो अपने पॉलिटिकल करियर में क्या करना चाहते हैं आगे. दे वांट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्व्स. वो हमेशा पावर में रहना चाहते हैं या फिर पावर और पोजीशन के लिए इलेक्शंस सर्व करते हैं, इलेक्शंस लीड करते हैं. They may wish to serve people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. ये बहुत रिस्की हो सकता है लेकिन उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी पर ये चीज डिपेंड करती है. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their idea may not match what the people really want. और कई बार ऐसा होता है कि वो सर्व करना चाहते हैं पीपल को लेकिन उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है. और अगर वो जो चीज करना चाहते हैं जरूरी नहीं है कि वो लोग जो चाहते हैं वही चीज हो. सो हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन. तो हम इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे. सो वन वे इज टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हमें अगर अच्छा इलेक्शन करवाना है तो कोशिश करें कि हम इम्प्रूव करें नॉलेज को और कैरेक्टर्स को एक पॉलिटिकल लीडर की हु इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन. एंड द मोर रियलिस्टिक वे इज टू set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. तो एक ऐसा सिस्टम सेटअप करना चाहिए जहां पर उन पॉलिटिकल लीडर्स को रिवॉर्ड करना चाहिए जिन्होंने अच्छे काम किए हैं और उन लोगों को पनिश करना चाहिए जिन्होंने अपने काम अच्छे से नहीं किए हैं. सो हु डिसाइड दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट. अब फिर से क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि कौन ऐसा करेगा, कौन रिवॉर्ड देगा और कौन पनिशमेंट देगा. सो सिंपल आंसर इज द पीपल. जो लोग हैं वही ये चीज करेंगे. दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज. यही है जो इलेक्टोरल कंपटीशन का काम है. रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर. जो रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन है वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है, फंड प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल पार्टीज को और लीडर्स को. They knew that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next election.
और जो लीडर्स हैं वो ये चीज जानते हैं कि अगर जो जनता चाहती है, जो पीपल चाहते हैं, कॉमन पीपल चाहते हैं, अगर वही इशू वो खुद रेज कर दे तो वो लोगों की नजरों में अच्छा बन जाएंगे और अगली बार चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि वो इलेक्शन विन कर सके दोबारा. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not able to win again. लेकिन अगर वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पाते तो उन्हें हारना पड़ता है. अगली बार उनके विन के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं. Now moving forward, so if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने डिजायर के लिए, पावर में रहने के लिए काम करती है तो भी वो उस लोगों को ही सर्व करेगी. दिस इज बिट लाइक द वे मार्केट वर्क. ये उसी तरीके से काम करती है जैसे मार्केट वर्क होता है. Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service. अगर एक शॉपकीपर को प्रॉफिट चाहिए तो उसे जो कंज्यूमर है उसे खुश करना पड़ेगा अपनी सर्विस से. उसे अच्छा काम देना पड़ेगा, गुड सर्विस देनी पड़ेगी कस्टमर्स को. इफ ही डज नॉट, अगर वो ऐसा नहीं काम करेगा और रूडली बात करेगा तो कोई भी उन शॉप पर जाके कुछ खरीदेगा नहीं. द कस्टमर विल गो टू द सम अदर शॉप. वो किसी और अच्छी शॉप पे चले जाएगा जहाँ पे उनके साथ अच्छा बिहेव होता है. सिमिलरली पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन में कॉज डिवीजन एंड सम अगलीनेस, बट इट फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल. जो पॉलिटिकल कंपटीशन है हालांकि डिवीजन क्रिएट करता है और अगलीनेस क्रिएट करता है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो लीडर्स हैं वो इस चीज से मोटिवेट होकर लोगों को सर्व करते हैं. सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी द नेक्स्ट टॉपिक which is what is our system of election. तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है इलेक्शंस का. So we can say that Indian elections are Indian elections are democratic. तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा इंडिया का सिस्टम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है. So to answer this question, let us look at how elections are held in India. तो अब हम इस चीज को जानने के लिए देखते हैं कि इंडिया में कैसे काम करता है इलेक्शन सिस्टम. So लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर. मतलब जो लोकसभा के इलेक्शंस है और विधानसभा के इलेक्शन वो हर 5 साल में होते हैं. आफ्टर एवरी 5 ईयर द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू एन एंड. और 5 साल खत्म होने के बाद जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका टर्म खत्म हो जाता है. द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व. और जो लोकसभा या विधानसभा है वो डिसॉल्व हो जाते हैं. इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम. जो इलेक्शंस है वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक ही टाइम पर इलेक्शंस होते हैं. आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज. या तो एक ही दिन सब में इलेक्शंस होता है या फिर 1-2 दिन में, 2-4 दिन में हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन. इसे बोला जाता है जनरल इलेक्शन. Sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. और कई बार बीच में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने पड़ते हैं किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या 2 में बिकॉज ऑफ द वैकेंसी. जो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है आइदर बाय द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर, एंड दिस इज कॉल्ड बाय इलेक्शन. और जो मिड टर्म में जो इलेक्शन होता है उसे बाय इलेक्शन बोला जाता है. एंड इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शंस. और हम इस चैप्टर में जनरल इलेक्शंस के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे. So firstly, let us understand what are the electoral constituencies. So you read about the people of Haryana electing 90 MLAs. तो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था हरियाणा के असेंबली इलेक्शंस में 90 MLAs होते हैं. So you may have wondered how did they get कि आपने सोचा कि कैसे होता है ये डिवीजन सारा. So did every person in Haryana vote for all the 90 MLA? और जो एवरी पर्सन है वो 90 MLAs के लिए वोट करेगा. So you perhaps know that this is not the case. In our country we follow an area based system of representation. तो हम अपनी कंट्री में
एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशंस फॉलो करते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज। इसमें क्या होता है, कंट्री एक अलग अलग हिस्सों में बांट दी जाती है इलेक्शंस करवाने के लिए, एंड दीज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और इन्हें बोला जाता है इलेक्टोरल constituencies, and the voter who live in area elect one representative। और एक एरिया में से जो वोटर्स हैं किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। And for Lok Sabha election, the country is divided into 543 constituencies। और लोकसभा के इलेक्शंस के लिए जो कंट्री है वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दी जाती है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक एक मेंबर इलेक्ट होता है, उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपी बोला जाता है। वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट, एक बहुत डेमोक्रेटिक फीचर है इलेक्शन का, वो है ये है कि एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हर वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। दैट इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशंस रिक्वायर दैट each constituency should have a roughly equal population living within it। और इसीलिए ऐसा इस तरीके से डिवीजन किया जाता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इक्वल प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन हो। सिमिलरली each state is divided into number of assembly constituencies। और जब किसी भी एक स्टेट लेवल पे इलेक्शन होते हैं तो उसी टाइम में भी इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड कर दी जाती हैं। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव इसमें इलेक्ट होगा उसे एमएलए बोला जाएगा, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैज विद इन इट्स सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उसके अंदर सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाती है, यानी कि इलेक्शन जो हेल्ड होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाकर ही किया जाता है। द सेम प्रिंसिपल अप्लाई फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। और इसी तरीके से पंचायत या फिर म्युनिसिपल के इलेक्शंस होते हैं उसमें भी ऐसा होता है, यानी कि एक पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे हिस्सों में ताकि ईजी हो जाए वोटिंग करना। सो ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। तो इसी तरीके से जो विलेजेस और वार्ड्स हैं, जो विलेजेस और टाउन है वो भी वार्ड्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरह। एंड ईच वार्ड्स इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। तो हर वार्ड में से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है। समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। और कई बार इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सीट्स भी बोला जाता है। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली, यानी कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक सीट माना जाता है। मतलब बहुत सारे मेंबर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होते हैं, उनमें से एक ही इलेक्टेड होगा कोई भी मेंबर, वो वन सीट रहेगी। सो व्हेन वी से दैट लोकदल वॉन 60 सीट्स इन हरियाणा, अगर हम कहते हैं कि लोकदल ने 60 सीट जीती हरियाणा में, इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट है लोकदल का वो 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट, मतलब वो 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से जीता है। एंड दस लोकदल हैड 60 MLAs इन द स्टेट असेंबली। और लोकदल के इस तरीके से 60 MLA होते हैं एक स्टेट असेंबली में से। So I hope guys you get what is constituency and how it is divided. So moving forward, and let's see some reserved constituencies, means some reserved seats for whom. So our constitution entitles every citizen to elect her representative and to be elected as representative. तो हर सिटीजन्स को राइट है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सके और इलेक्शन कंटेस्ट कर सके। So the constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get elected in the Lok Sabha. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने इस चीज को देखा कि इलेक्टोरल कंपटीशन में वीकर सेक्शन कहीं दब ना जाए, तो उन्होंने इस चीज के लिए रिजर्वेशन का सिस्टम अपनाया। सो दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, क्योंकि जो वीकर सेक्शन है उनके पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, एजुकेशन इतनी नहीं होती, ना इतना कांटेक्ट होता लोगों के साथ कि वो इलेक्शन कंटेस्ट
कंटेस्ट कर सके. Those who are influential and resourceful may prevent them from winning election. क्योंकि जो influential और बहुत ही resourceful, powerful man होता है वो उन लोगों को रोक लेता है elections win करने के लिए. If that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of significant sections of our population. तो अगर ऐसा होता है तो जितने भी हमारे जो बहुत ही सिग्निफिकेंट सेक्शन है जिनके लिए ज्यादा वर्क करने की जरूरत है वो डिप्राइव रह जाएंगे इस चीज के लिए. And that would make our democracy less representative and less democratic. तो इस वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लेस रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी और डेमोक्रेटिक भी नहीं रहेगी ज्यादा अगर हम उन्हें राइट नहीं देंगे. So the makers of our constitution thought of a special system of reserve constituencies for the weaker section. तो जो हमारे मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने ये स्पेशल सिस्टम निकाला रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फॉर द वीकर सेक्शन. सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर द पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. तो जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वो रिजर्व कर दी गई एससी और एसटीज के लिए. इन SC reserve constituency, only someone who belong to the scheduled caste can stand for the election. तो रिजर्वेशन में ये होता है कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी SC के लिए कर दी रिजर्व तो उस पे वही पर्सन कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन जो SC कास्ट से बिलोंग करता है. सिमिलरली ओनली दोज हु बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व फॉर ST. करंटली इन द लोकसभा, तो हम करंट बात करते हैं तो लोकसभा में 84 सीट्स हैं रिजर्व शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 47 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हैं एज पर 2019. एंड दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन. और जो ये प्रोपोर्शन है ये शेयर है टोटल पॉपुलेशन का. Thus, the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. And this system of reservation was extended later to other weaker section at the district and local level. इस तरीके से जो ये सिस्टम था रिजर्वेशन का ये और भी आगे यानी कि डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे भी अप्लाई होने लगा. इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन द रूरल यानी कि पंचायत में भी और अर्बन यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज और कॉर्पोरेशंस में भी रिजर्वेशन होने लगा for the other backward class also. So however the proportion of the seats reserved varies from state to state. लेकिन जो proportion है सीट का रिजर्वेशन का वो differ करता है from state to state. Similarly 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates. और अब तो 1/3 seats women के लिए भी reserve कर दी जाती हैं. So this is all for this video. This is the part 1 of the chapter 3rd, which is electoral politics. So in the next video, means the part 2 of the video, we will going to discuss about the remaining topics. So till then, thank you guys for watching our video, and if you like it, please do like, share and subscribe to our channel, and you can also give more suggestions for the videos upcoming.